हेलो एवन। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम यहाँ पर मुद्रा बैंकिंग एमबीएफआई से चैप्टर से रिलेटेड आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाइए। आज का अपना जो प्रश्न है आपको मनी और साथ ही बैंकिंग, फाइनेंस और साथ ही इंश्योरेंस मार्केट से रिलेटेड होगा। तो आई होप आप सभी यहाँ पर इसका रिवीजन करके आए होंगे। देखिए, क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी को सबमिट करना है, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे आपको उसे देखना है और वहाँ पर उसे सबमिट करना है एक एक करके। एट द लास्ट वहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं वो भी आपको बताना है। तो चलिए आज का अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी से मैं बार बार इस वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। रिवीजन यहाँ पे पर डे है, वीडियो यहाँ पर ज़रूर देखिए, रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है समय की संख्या आपको कम होता जा रहा है और आपके लिए ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनी पढ़ाई को यहाँ पर रेगुलर रखनी है, फोकस बनाए रखना है। समय आपका धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। चलिए आज का अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1965, 1 जून 1964, 2 अक्टूबर 1961। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग यहाँ पर आपके पास 10 सेकेंड है अपने क्वेश्चन के आंसर को सबमिट करने के लिए। जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। देखिए पहले का आंसर है आपका, यदि आप यहाँ पे सी के साथ गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर है। फर्स्ट का आंसर है सी। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ जो नया पैसा हुआ वो कब से हो गया? 1 जून 1964 से हम पैसे की शब्द से कहने लगे। तो ना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सेबी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए आसान है। यहाँ पर ट्रेजरी बिल जैसी चीज़ें जो होती हैं आप सभी को पता है, पढ़ा होगा। मैंने भी आपको कई बार यहाँ पे अलग अलग लेक्चर्स में बताया है, बार बार इसे बताया है। भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं वो किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं, जो गवर्नमेंट के आधार पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह की होती हैं जहाँ ऋण इत्यादि चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी अल्पावधि के दृष्टिकोण से यहाँ पर जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है? पहला, ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो। बी, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। या डी, उक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सभी लोग सबमिट करेंगे यहाँ पर आंसर। सभी लोग देखो बच्चों पूरा क्वेश्चन हल करके जाना है और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। डेली कम से कम आपके इकोनॉमी के 40 से 50 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर डेली हर टॉपिक को लेकर स्टडी करेंगे। यहाँ पर इस वीक हमें इकोनॉमी को कंप्लीट करना है, पूरा रिविजन करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का यदि यहाँ पे आप लोगों ने आंसर लगाया है सी, तो यहाँ पर देखिए ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, हम यहाँ पर ऐसे शेयरों को क्या कहते हैं? विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका सी। ठीक है, तो यदि आप यहाँ सी के साथ गए हैं तो यह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। बी, RBI पब्लिक को उधार देता है। RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? बैंक दर से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ABCD में से राइट आंसर क्या होगा? आसान है। हम मॉनेटरी पॉलिसीज में यहाँ पर बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी सब चीज़ यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो जल्दी से बताइए बैंक दर से क्या तात्पर्य? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सभी लोग यहाँ पर फटाफट आंसर देंगे, कोई यहाँ पर लेट नहीं करेगा। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसे आपने पढ़ा है। चलिए आइए आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। यहाँ पर RBI जो होती है वाणिज्यिक बैंकों को उधार यहाँ पर देती है। आपको किस आधार पे? तो यहाँ पर दीर्घावधि यहाँ पर उधार जब देती है तो वो बैंक दर कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक
इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? कोड देखते हैं ABCD में से। ए है 4312, बी है 4213, सी है 2341, डी है 2143। तो जल्दी से बताइए इन सभी बैंकों के संस्थाओं के ऐतिहासिक क्रम में स्थापित होने की स्थितियां क्या हैं? 1 2 3 4 में से राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। 5 का आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एक रिवीजन कराने का तरीका है, फॉर्मेट आपको बताने की क्वेश्चन कितने तरीके से और किस किस तरीके से आपको पर्टिकुलर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी प्रकार की संस्थाओं या उसको लेकर सही कालक्रमानुसार इस चीज़ों को स्थापित करने को लेकर। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सभी लोगों ने यहाँ पे आंसर सबमिट करिएंगे, जो अभी तक नहीं कर सके हैं वो भी यहाँ पर अपने आंसर को सबमिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका 4213 यानी कि बी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक सबसे पुराना है, उसके बाद आपका अग्रणी बैंक योजना आई, उसके बाद आपका यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और द लास्ट आपका नाबार्ड 1982 में, भारतीय 1955 में, और उसके बीच यहाँ पर 1959 और 69 और 1974 में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस तरीके से 5 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है? ए कीमतों में सामान्य वृद्धि, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो बताइए भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप। चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का सबसे यहाँ पे लोकप्रिय माप कौन सा है? ABCD में से राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आप सभी के पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। चलिए 6 का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर है आपका बी। ठीक है, क्या है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का सबसे बेहतर जो तरीका है उसे हम मापते हैं यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक, जिसके लगातार अपडेट आप न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलती है। तो भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अगर आपने बी टिक किया है तो ये क्वेश्चन सही है। यदि गलत हो गया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपना सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सिटी बैंक, BNP पारिबस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC। तो बताइए यहां पर किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं भारत में? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? चलिए आसान है क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका सी। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जिस विदेशी बैंक की शाखाएं हैं वो है स्टैंडर्ड चार्टर। आंसर है आपका सी, ध्यान रखिएगा। तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड चार्टर जो एक विदेशी बैंक की भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8, निक्की क्या है? जापान का विदेशी विनिमय बाजार, देश के योजना आयोग का जापानी नाम, जापान के केंद्रीय बैंक का नाम, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। तो बताइए निक्की क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, निक्की क्या है? ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? निक्की क्या है? जल्दी बताएं, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। सभी लोग सबमिट करें, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर। चलिए लास्ट के कुछ सेकंड है आपके पास अपना आंसर करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पे देख लीजिए, किसी का अगर गलत हो रहा है तो उसे सही कर लीजिएगा। 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। ठीक है, 8 का डी है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांकों को यहां पर बोला जाता है निक्की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है आपका? बी है। भारत का सेंसेक्स है, जापान का निक्की है। तो निक्की यहां पर आपका जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है? ए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, बी निर्यात व्यापार के लिए, सी औद्योगिक विकास के लिए, डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, किसे प्रदान करता है? जल्दी से बताइए, नाबार्ड यहां पर पुनर्वित्त किसे प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 9, ABCD में से राइट आंसर बताइए।
चलिए आंसर जल्दी से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लेना था। नाबार्ड को हम सबको पता है क्या करता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। तो आंसर क्या होगा 9 का, यदि आपका ए है तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? ए राज्य सहकारी बैंक, बी केंद्रीय सहकारी बैंक, सी प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी, डी आरबीआई। तो निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है, जल्दी से बताइए। राज्य सहकारी, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी या आरबीआई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आसान होगा, जल्दी से यहां पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। चलिए यहां पर आंसर देखिए, चेक करिए, यहां पे सभी लोग अपना मिलान करिए। 10 का आंसर है बी केंद्रीय सहकारी बैंक। जब हम सहकारी बैंकों के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं तो वहां पर इसको हम देखते हैं कि 3 स्तरीय पर सहकारी बैंक होते हैं। एक होता है आपको राज्य के स्तर पर, दूसरा जिला के स्तर पर, तीसरा यहाँ पे आपको गांव के स्तर पे जो आपका ये है प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक है। यहाँ जनपद के स्तर पे बोला गया था जिसका नाम केंद्रीय सहकारी बैंक है, और राज्य के स्तर पे जो होते हैं वो राज्य सहकारी बैंक होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? सराफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, शस्त्र बाजार या धातु बाजार। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। गिल्ट बाजार से क्या तात्पर्य? गिल्ट आधारित बाजार के क्या मायने हैं? एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? गिल्ट आधारित बाजार, जल्दी बताइए, बहुत आसान है, जल्दी से सभी को यहां पर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? गिल्ट आधारित बाजार के क्या मायने हैं? चलिए आंसर चेक करते हैं, सभी लोग अपना अपना मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिए। 11 का यहां पर आंसर है गिल्ट आधारित जो बाजार होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है। कैसा बाजार होता है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त से संबंधित जो बाजार होता है उसे हम गिल्ट आधारित बाजार कहते हैं। तो 11 का यदि आपने आंसर बी किया है तो यहां पे सही है, अगर गलत कर दिया है तो सुधार करिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? ए लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, सी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, या डी भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले जाना। तो बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है, कार्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कौन सा कार्य इसमें से नहीं करता है? चलिए सभी लोग सबमिट करेंगे, आंसर चेक करेंगे, आंसर भी मिलान करेंगे अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिलान कर लीजिए। देखिए यहाँ पे उसने बोला कौन सा कार्य नहीं है, तो इसमें बोला गया कि लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करता है, बिल्कुल कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करता है, सही है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक है, बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को यहाँ पर आपको ले लेना, यहाँ पर ये कार्य ये बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, तो आंसर है आपका डी। तो जितने लोगों ने यहाँ पे डी आंसर टिक किया सब लोग सही कर लीजिए, आपका ये आंसर हो गया है सही। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार में, भारी उद्योगों के सुधार में, बीमा क्षेत्र के सुधार में, या डी ए और सी दोनों ही। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। आसान है, फटाफट आप आंसर करेंगे, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सब लोग यहाँ पे फटाफट करने वाले हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक, भारी उद्योग या बीमा, या दोनों से? बैंक और बीमा संबंधित है, जल्दी से बताइए किससे रिलेट करते हैं नरसिम्हन समिति? चलिए ज्यादा इसमें समय नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका ए। सभी को पता है बैंक क्षेत्र के सुधार से संबंधित यहाँ पर नरसिम्हन समिति को गठित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 13 का आंसर है आपका बैंक क्षेत्र सुधार, यानी कि आंसर है आपका ए। तो जितने लोगों ने लिया होगा ए यहाँ पे सही है। यदि आप एक अतिरिक्त कोई ऑप्शन के साथ गए हैं तो सुधार करिएगा। नरसिम्हन समिति आपको बैंक क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ए, यह साख सृजन में वृद्धि करता है। बी, यह साख सृजन को कम करता है। सी, यह साख को प्रभावित नहीं करता है। डी, यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, नगद कोष अनुपात में वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी बताइए, ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बहुत आसान था, ए है, यह साख सृजन में वृद्धि करता है। जब भी आपका नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए क्या होगा, भारत में अगर नगद कोष अनुपात में वृद्धि तो यहाँ पे साख सृजन में वृद्धि। क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कौन सा एक कथन सत्य होगा? देखिए नगद कोष अनुपात में जब वृद्धि होगी तो मूलतः क्या होता है, आपको नगद पैसा यदि बैंक आपको ज़्यादा अपने पास रखता है, अगर बैंक अपने पास पैसे ज़्यादा, नगद कोष अनुपात यहाँ पर होगा, ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम कहते हैं, CRR में अगर हम वृद्धि करेंगे तो मूलतः होता क्या है कि बैंक यहाँ पे ज़्यादा पैसे सेविंग्स में चले जाएंगे, तो ऋण आपको देने की जो क्षमताएं होंगी वो उनकी प्रभावित हो जाती है। तो साख सृजन में वृद्धि यहाँ पे नहीं करेगा बल्कि साख सृजन में कमी को लेकर आ जाएगा, ठीक है। CRR अर्थात कैश, अगर कहने का मतलब है किसी बैंक के पास यदि 10 रुपये CRR है, अगर बैंक वहाँ पे उसे बड़ा 10 रुपये है तो 90 रुपये ऋण में दे सकता है, क्योंकि CRR आप खर्च नहीं कर सकता कोई बैंक। तो वहाँ पे क्या करेगा, अगर इसमें हम वृद्धि कर दें, नगद कोष अनुपात में वृद्धि कर दिया जाए RBI के द्वारा, तो उसके साख सृजन जो होती है अन्य बैंकों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पे आंसर है आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। बृहद मुद्रा आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा आधार मुद्रा, आधार मुद्रा आरक्षित मुद्रा। तो जब भी आपको मनी मल्टीप्लायर को परिभाषित करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। चलिए, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित करिए, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको समझिएगा। यहाँ पर आपका मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए आंसर क्या होगा? बी होगा, बी होगा। बृहद मुद्रा और आरक्षित मुद्रा, बैंकों के पास जो भी पैसा आता है उसको पहले वो क्या करते हैं, उसका 1% क्या होता है आपको आरक्षित मुद्रा के रूप में, जैसे CRR SLR के रूप में क्या होते हैं, वो आपको बैंक उस पैसे को घुमा नहीं सकता है। बाकी उसके बाद जो उसमें बड़ी मुद्रा बचती है, और CRR SLR आपको एक किसी भी, मान लो अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये से CRR SLR मिलाकर भी आपको 15 से 20 रुपये होता है। बाकी जो बड़ी मुद्रा होती है, ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो बृहद मुद्रा है, उसे वो क्या करते हैं, घुमाकर वहाँ पर ऋण आपको निकालते हैं। इसलिए मुद्रा गुणक को हम परिभाषित किससे करते हैं? बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण, या साख सृजन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ABCD में से राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए। साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था, मौद्रिक निर्माण, या साख सृजन। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आंसर देख लीजिए। आंसर है यहाँ पर आपका डी, ठीक है। साख सृजन का काम यहाँ पर आपका रिजर्व बैंक का नहीं है, वो साख नियंत्रण करता है, किस तरीके से लोन आपको बांटे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें CRR SLR को बढ़ाता घटाता है। इसके अलावा अनुसूचित वाणिज्य बैंक को यहाँ पर किस तरीके से निर्देशित होंगे, उनको चलाने का, उनको रद्द करने का, रूल्स रेगुलेशन बनाने का, और यहाँ पर बाजार को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण। तो यहाँ पर ये 3 कार्य करता है, साख सृजन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी।
17 देखते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है अपनी आय का लाभ लघु वियोजकों को प्रदान करना, बी धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, सी लोगों की बचत को एकत्र करना, डी उपर्युक्त सभी। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? ABCD में से राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, UTI का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और हैं, जल्दी से अपने अपने आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 का आंसर है आपका डी सही है, ठीक है। यहाँ पर आंसर है आपका डी सही है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर कार्य करता है। यहाँ पर आपको आय का लाभ लघु वियोजकों को प्रदान करता है, धन को यहाँ पर इस प्रकार विनियोजित करेगा ताकि आपको औद्योगिक विकास का संवर्धन हो और लोगों की बचत को एकत्र करने का नाम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका डी। 17 का यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका डी है, तो डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? ए मनमोहन सिंह, बी बिमल जालान, सी रंगराजन, डी राजा जयचलैया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में ABCD में से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन गवर्नर नहीं रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ पे बहुत आसान है, जल्दी से यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी राजा जयचलैया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक्चुअरी शब्द संबंधित है, एक्चुअरी शब्द संबंधित है बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, उपर्युक्त में से नहीं। तो बताइए एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है? एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार या किसी से नहीं। एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पे मिलान करेंगे अपने क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे एक्चुअरी शब्द का प्रयोग हम करते हैं बीमा मार्केट में, बीमा बाजार में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्चुअरी शब्द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? बीमा मार्केट में करते हैं। तो यदि आपने आंसर टिक किया है यहाँ पे बी, तो ये भी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। भारत में इरडा नियमित करता है, क्या निर्मित करता है, क्या नियमित करता है? बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार या अंशों का निर्गमन। तो भारत में IRDA यानी इरडा किस चीज को नियमित करता है, ये बताएंगे आप। आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, आंसर चलिए सभी लोग मिलाएंगे। बीमा व्यवसाय जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक को देखने वाली संस्था RBI हो गई, आपको बीमा को देखने वाली संस्था हो गई IRDA, पूंजी बाजार को देखती है आपकी सेबी। तो यहाँ पर अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग यहाँ पे कार्यों को देखती हैं। तो इस तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका समझ में आ गया ABCD। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 का आपको बी आंसर टिक करना है, यदि किसी का गलत हुआ है तो वहाँ पे इसे सही कर लेंगे। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? ए साझेदारी 20 से कम होना चाहिए, बी साझेदारी और प्रबंधन अलग अलग होने आवश्यक नहीं है, सी आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है, डी या शाश्वत उत्तराधिकार से परिपूर्ण निगमित निकाय है। तो बताइए सीमित देयता साझेदारी फर्म अगर कोई है तो उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं होगी? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। सीमित देयता साझेदारी फर्म नहीं है, चल जल्दी से बताइए। निम्नलिखित कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? ABCD में से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए आंसर यहाँ पर है ए, ठीक है। साझेदारी 20 या उससे ज्यादा ही होगी, यहाँ पे इससे कम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन इसमें से गलत है, इसकी ये विशेषता नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों ही सही हैं
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर ए है। जितने लोगों ने ए लगाया है ये आपका आंसर है, सही है। यदि आपका अदर कोई ऑप्शन है तो यहाँ पर इसमें सुधार कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, दूसरा भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम, सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 4 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम से हुई वह है 1 2 3 4, 1 3 2 4, 4 3 2 1, 1 4 3 2। तो जल्दी से बताइए भारत के ये जो संस्थान है इनकी स्थापना किस क्रम में हुई है, पहले कौन बना और सबसे बाद में कौन बना, उन दौरान यहाँ पर अन्य दो संस्थाएं कौन सी रहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे सभी लोग यहाँ पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। 22 का आंसर बताइए जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए आंसर चेक करिए, सभी लोग यहाँ पे मिलान करेंगे अपने अपने आंसर का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर देखिए ए सही है, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपका आंसर है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका ए है, जितने लोगों ने यहाँ पर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब ए वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे, बी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, सी वर्ष में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटे भी और बढ़े भी, डी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो बताइए मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, जल्दी से बताइए मुद्रास्फीति की शून्य दर कब मानी जाएगी, कैसी स्थिति में मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। जल्दी बताइए मुद्रास्फीति की शून्य दर किस वर्ष यहाँ पे शून्य मानी जाती है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष अवश्य मानी जाएगी। ABCD जल्दी से बताइए। चलिए आंसर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, सभी लोग यहाँ पे आंसर अपना चेक करेंगे। देखिए मुद्रास्फीति शून्य तभी होगी जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में, क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो, शून्य होगी, तभी वहां पर आपकी मुद्रास्फीति की शून्य दर मानी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका ए। यदि आपने यहाँ पे ए टिक किया है तो बहुत अच्छे, यहाँ पर ये भी आंसर आपका सही है। गलत हुआ है तो सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक प्रत्यय निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इन संस्थाओं को सही कालक्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कौन सा सही क्रम है इनका। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ए आंसर देखिए, ए ऑप्शन है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 3 4 1 2 और डी है 4 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सभी लोग यहाँ पर अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए आंसर दीजिए। ABCD में से आपके हिसाब से इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। चलिए आइए आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए 24 का आंसर है यहाँ पर ए सही है। 1 2 3 4 यहाँ पर सही कालक्रम के अनुसार IFCI सबसे पहले, फिर IDBI का, फिर ICICI और उसके बाद नाबार्ड। यहाँ पर आपका सही कालक्रम अनुसार आपका 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। 24 का आंसर है आपका ए। 25 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणादान, मार्केट बोरोविंग, ट्रेजरी बिल्स, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, इनमें से कौन आंतरिक ऋण का घटक है। केवल एक और दो, केवल दो, 1 2 3। बताइए आंतरिक ऋण के अंतर्गत जब भी आपको भारत में ही, मतलब कहने का मतलब कि अपने ही मार्केट में जब आपको ऋण लेना हो तो उसे हम आंतरिक ऋण कहते हैं, ठीक है। तो जब भारत में से किसी को ऋण लेना हो, भारत से ही वो अगर ऋण ले रहा है तो भारत आपको आंतरिक ऋण कहलाएगा। यदि वो भारत से बाहर लेगा तो विदेशी ऋण कहलाएगा। तो यहाँ पर बताइए आंतरिक ऋण का घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। आंतरिक ऋण का घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 ABCD में से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। आंतरिक ऋण हम किस तरीके से ले सकते हैं मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग यहाँ पर अपना आंसर चेक कर लेंगे, मिलान करिए। यहाँ पर देखिए डी होगा इसका आंसर। 1 2 3 तीनों ही हम मार्केट बोरोविंग कर सकते हैं, अपने मार्केट से उधार ले सकते हैं, ट्रेजरी बिल जारी कर सकते हैं और स्पेशल सिक्योरिटी इशू आपको RBI कर सकती है ताकि वहाँ पे मार्केट से ऋण लिया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका डी। 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अब स्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है।
पहला, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रामान में अचानक आई गिरावट है। बी, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। सी, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। या डी, यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। चलिए जल्दी करेंगे, एबीसीडी में इसका राइट आंसर बताएंगे। सभी लोग यहां पर अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 626 का आंसर है सी, यह माल तथा सेवाओं के सामान की कीमत स्तर में आई सतत गिरावट की स्थिति को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? अवस्फीति की स्थिति देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यदि यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर लोगों ने आंसर सी किया है सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर अगर आपने गलत कर दिया है तो सी यहाँ पर लगाकर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? ए, उपभोक्ता उधार का नियमन। बी, उधार राशि नियतन। सी, अंतरण मार्जिन अपेक्षाएं। डी, परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। साधन नहीं है यहाँ पर, जल्दी से बताएं यहाँ पे कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलिए आंसर मिलान करेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया था तो यहाँ पर रेगुलेशन कंज्यूमर क्रेडिट सही है, उधार राशि नियतन सही है, अंतरण मार्जिन अपेक्षाएं सही है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन लागत आरक्षण अनुपात जैसी चीजें आपको चयनात्मक उधार नियंत्रण के साधन के तौर पर हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पर है डी। यदि आपने भी यहाँ पर डी टिक किया है तो ये भी आंसर आपका सही है और गलत हुआ है तो सुधार करें। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं, निदेशक होते हैं। तो बताइए डिबेंचर धारक होते क्या हैं? किसी भी कंपनी के डिबेंचर धारक क्या होते हैं? एबीसीडी में से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? एबीसीडी में से डिबेंचर धारक हम किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। आसान सा प्रश्न है, ज्यादा समय कोई नहीं लेगा। जल्दी बताइए यहाँ पर कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आंसर चेक करिए सभी लोग यहाँ पर। आसान सा प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। सी होते हैं, क्या होते हैं? देनदार होते हैं। आपको पैसे दिए होते हैं किसी कंपनी खड़ा करने के दृष्टिकोण से और वहां से आपको फिर उसमें से ब्याज भी लेते हैं। तो किसी भी कंपनी के डिबेंचर धारक होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डेप्ट देने वाले, ऋण देने वाले। तो वो क्या होंगे? देनदार। तो क्वेश्चन नंबर 28 के सी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बी, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। सी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। डी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 29 का आंसर बताइए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं सभी लोग। यहाँ पे अपने अपने आंसर को सबमिट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेना है। सभी लोग बताइए एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए आंसर है आपका सी। ठीक है, आप सी के साथ आए तो यहाँ पे ये राइट आंसर है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। यहाँ पर यह कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? पहला, ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बी, थोक मूल्य सूचकांक। सी, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डी, ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए जल्दी से बताएंगे मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे।
चलिए यहाँ पर देखिए आंसर है इसका बी है, ठीक है। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। मुद्रास्फीति की जो दरें स्थापित होती हैं उसका आंसर यहाँ पर बी है, थोक मूल्य सूचकांकों पर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पे बी टिक करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह शीर्ष बैंक है। दूसरा, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। तीसरा, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। चौथा, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। कूट ए 1 और 2, बी है 2 और 4, सी है 1 2 4, डी है 1 2 4। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करने के बाद कौन सा यहाँ पर आपको कूट सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दे करेंगे। 31 का आंसर करेंगे। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है? चलिए तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सभी लोग मिलान कर लीजिए। डी सही है यहाँ पर, ठीक है। यह शीर्ष बैंक है, मुद्रा आपूर्ति नियमित भी करता है, नाबार्ड कार्यों परीक्षण करता है, लेकिन व्यापारिक घरानों का ऋण प्रदान नहीं करता है। किसको करता है? सिर्फ यहाँ पर आपको बैंकों को करता है, सरकार को उपलब्ध कराएगा यहाँ पे, लेकिन व्यापारिक घराने किसी अन्य को, सामान्य व्यक्ति को यहाँ पर ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए थोक कीमत सूचकांक, बी औद्योगिकी कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सी कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, डी उक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से पढ़िएगा। सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु हम किसका प्रयोग करेंगे, ये बताना है। कौन सा सूचकांक प्रयोग करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आपका ए, थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। सभी लोग यहां पर मिलान करेंगे। 32 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। ए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। बी, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। सी, मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। डी, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। मुद्रा प्रसार के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी है। जल्दी से अपने ऑप्शन को टिक करेंगे और अपना आंसर सबमिट करेंगे। सभी के पास यहाँ पे 10 सेकंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। सभी लोग फटाफट आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए आंसर चेक करेंगे, मिलान करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आंसर है आपका डी, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य यहाँ पर कीमतों का घटना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका डी। आपने भी अगर टिक किया है डी तो वहां पर आप सही करेंगे। अगर आपने कर दिया है ए बी सी में से कोई आंसर तो उसे गलत करेंगे, साथ ही वहां पे सुधार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुद्रा पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? ए, सरकारी क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध बैंक शाख, बी, व्यवसायिक क्षेत्र को प्राप्त बैंक शाख, सी, बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां, डी, बैंकिंग क्षेत्र के अमौद्रिक दायित्व। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुद्रा पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से सब लोग सबमिट करेंगे, अपने अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही है? कौन सा तत्व मुद्रा पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा? एबीसीडी में से राइट आंसर इसमें से क्या होगा? जल्दी से सबमिट करें। चलिए आंसर यहां पर देखते हैं। सभी लोग इसमें मिलान करेंगे अपने अपने आंसर का। इसमें से राइट आंसर क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है आपका डी है। ठीक है, क्या है, बैंकिंग क्षेत्र के अमौद्रिक दायित्व, तो यहाँ पर आंसर होगा 34 का डी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बैंकिंग क्षेत्र के अमौद्रिक दायित्व जो होते हैं मुद्रापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पे डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। M1 में क्या सम्मिलित नहीं है? ए, जनता के पास करेंसी, बी, बैंकों के पास मांग जमा राशियां, सी, बैंकों के पास काल जमा राशियां, डी, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां। तो M1 में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी हैं। समझबूझ के पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आसान है। यहाँ पर आपको मौद्रिक समुच्चय आप पढ़ते हैं, यहाँ पर M1 M2 M3 M4, तो यहाँ पर उसे पढ़ के समझ के आपको उसके बाद बताना है कि यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है M1 के बारे में। तो M1 क्या होता है, ABCD में से जल्दी से बताएं, यहाँ पे आंसर क्या है, M1 से क्या में क्या सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए ध्यान रखिएगा, बैंक M1 में कभी भी यहाँ पर अवधि आधारित जमा राशि नहीं जिसमें आपको समय की पाबंदियां लगी हो। तो यहाँ पर देखिए, बैंकों के पास काल जमा राशि अर्थात यहाँ पर जिसमें आपको समय की पाबंदियां लगी होंगी, तो यहाँ पर ये सम्मिलित नहीं होगा। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका है सी है। चलिए आंसर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। भूमि विकास बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ए, कम अवधि के लिए, बी, मध्यम अवधि के लिए, सी, लंबी अवधि के लिए, डी, केवल भूमि सुधार के लिए। तो भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? ABCD में से भूमि विकास बैंक किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराता है वो किस रूप में होता है? 36 का आंसर दीजिए। आसान है, जल्दी से बताएंगे भूमि विकास बैंक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर सभी लोग चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो भूमि विकास बैंक है वो ऋण उपलब्ध आपको जो कराता है किसी को भी, तो वो आपको छोटे मोटे समय के लिए नहीं, एक लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 36 का आंसर है सी। भूमि विकास बैंक ऋण उपलब्ध कराते हैं लंबी अवधि के लिए। तो 36 का सभी लोग आंसर करेंगे सी टिक को, और अगर गलत किया है तो आप सही सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति क्या है? ए, सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, बी, करेंसी तथा मांग जमा राशियां, सी, परिचालन में मुद्रा की मात्रा, डी, केंद्रीय तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा। तो मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सभी लोग दीजिए। मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति क्या है? ABCD में से राइट आंसर इसमें से क्वेश्चन नंबर 37। चलिए जल्दी से बताइए, मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आंसर चेक करेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए, मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति का मतलब हुआ है जब परिचालन में मुद्रा का मात्रा यहाँ पर हो, परिचालन के अनुपात में यहाँ पर जितना भी मुद्रा की मात्रा होगी वहाँ पर आपको परिचालित हो रही है उसकी आपूर्ति हो, तो वो उसे कहा जाता है मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति, अर्थात आवश्यकता के अनुसार आपकी मार्केट में पूंजी की उपलब्धता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है आपका सी। 37 का आंसर है आपका सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। M3 से क्या अभिप्राय है? M3 से, अभी M1 पूछा गया था, अब M3 से पूछा गया है। M3 से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन कहता है कि नगद मुद्रा तथा मांग जमा राशियां, बी कहता है यहां पर नगद मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग व मियादी जमा राशियां, सी, नगद मुद्रा मांग जमा राशियां तथा डाकघर में बचत खातों में जमा राशियां, और डी, नगद मुद्रा बैंक जमा राशियां तथा कुल डाकघर जमा राशियां। तो M3 क्या अभिप्राय है? M3 में क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाती हैं उसको परिभाषित करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके समक्ष है। आंसर आपको देने हैं यहाँ पर जल्दी से। तो ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से सभी लोग सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर इसमें से क्या राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 38 जिन लोगों ने दे दिया, जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो भी अपना सबमिट करेंगे यहाँ पे। लेकिन आंसर जो है वो है M3 का नगद मुद्रा,
बैंकों के पास मांग और मियादी जमा राशियां अर्थात समय वाली और साथ ही साथ यहाँ पर डिमांड के आधारित और नगद मुद्रा, ये सभी को मिलाकर हम कहते हैं M3 आपके पास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है आपका डी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जितने लोगों ने बी आंसर टिक किया है, बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति आयोग का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 39 के यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 2 और 3, डी है 1 2 3। तो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर आपको बताना है सही है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, चेक कर लीजिए, यहाँ पर अपने अपने आंसर का मिलान करिएगा। आंसर है आपका सी, ये नीति आयोग का अंग नहीं है, ये संघ के वित्त मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, संघ मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और अर्थव्यवस्था के समष्टि विवेक पर्यवेक्षण का कार्य करता है। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। यहाँ पर आंसर है आपका सी, तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 39 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला पद एक तरफ दिया हुआ है मेल्ट डाउन, मंदी या रिसेशन, स्लो डाउन, दूसरी तरफ है आपका उसका वर्णन दिया हुआ है। स्टॉक कीमतों की गिरावट, समृद्धि दर की गिरावट, सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। अब यहां पर आपको एक सही युग्म स्थापित करना है। ए कहता है केवल 1, बी कहता है केवल 2 और 3, सी कहता है 1 और 3 और डी कहता है 1 2 3। तो जल्दी से बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? समझिए, पढ़िए, देखिए कॉन्सेप्ट है उनके, वहां पर उदाहरण है कैसे यहाँ पर उसको परिभाषित किया गया है। तो मेल्ट डाउन, मंदी और स्लो डाउन को अगर आप समझ पा रहे हैं उसकी परिभाषा का, तो मिलान करने के बाद उसका आंसर सही क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। ABCD में से राइट आंसर क्या है? 5 सेकंड और है आपके पास, काफी यहाँ पे समय है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। काफी आपने देख लिया, समझ लिया, आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा युग में बोला गया सही सुमेलित था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सिर्फ यहाँ पे जो सही सुमेलित है वो है ए। मेल्ट डाउन का मतलब होता है स्टॉक कीमतों में गिरावट की स्थिति, जबकि मंदी का यहाँ पे जो मतलब है वो क्या होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट, और स्लो डाउन का मतलब होता है समृद्धि दर की गिरावट, जो कि यहाँ पर मिलान नहीं किया गया है सही से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 की जो कि सही युग्म पूछा गया था, जो मिलान आपका सही है तो वो सिर्फ केवल 1 है। तो 40 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा केवल 1, अर्थात ए आंसर है। तो 40 का जितने लोगों ने आंसर यहाँ पे ए टिक किया है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। विश्व आर्थिक सद्भावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ए एशिया विकास बैंक, बी यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, सी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। तो विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। चलिए अब यहाँ पे आंसर हम लोग यहाँ पे इसका चेकआउट कर लेते हैं। जितने लोगों ने आंसर दे दिया है अब यहाँ पर अपना आंसर चेक करेंगे, जिन्होंने नहीं दिया है वो अपना यहाँ पर आंसर चेक करेंगे और उसे मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का आंसर है आपका डी, विश्व बैंक। कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक संभावना जो रिपोर्ट जारी करता है वो संस्था है आपकी विश्व बैंक। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे इसे जारी किया जाता है। तो मिलान कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। 41 का आंसर आपका है डी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? ठीक है, यहाँ पे SLR को कम करने की बात की जा रही है। ए है भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, बी विदेशी संस्थापित निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे, सी
सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। डी, इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप दीजिए। ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर यहाँ पर दीजिए। आपके पास पर्याप्त रूप से 10 सेकेंड है। एसएलआर के दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर 50 आधार पॉइंट कम किए जाएं तो क्या आपको देखने को मिलेगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। यहाँ पर आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि एसएलआर के दृष्टिकोण में अगर हम 50 बेसिस पॉइंट को कम कर दें तो किस तरीके का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को यहाँ पर घटा सकते हैं। जो आपको ब्याज दर देते हैं ब्याज को भी वो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या होगा, ऋण आपको लोन सस्ते हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर यहाँ पर होगा सी, आपका आंसर होगा सी। 42 का आंसर है आपका सी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 पर। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। ए, रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना। बी, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होने देना। सी, रुपए के अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। डी, भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित करना। तो बताइए रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आपके समक्ष हैं ए बी सी डी। तो आराम से यहाँ पर इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद आंसर बताएंगे कि रुपए की परिवर्तनीयता से आपको क्या लगता है। तो आंसर देने के लिए 10 सेकेंड है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने आंसर को आप टिक करेंगे, फटाफट आंसर देंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ से सभी लोग मिलान कर लेंगे अपना अपना किसका यहाँ पे सही हो रहा है। तो रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी। 43 का आंसर आपका यहाँ पर होगा सी। जितने लोगों ने लगाया है तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। मुद्रास्फीति के कारण ए, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। बी, मुद्रा का मूल्य गिरता है। सी, विनिमय दर में सुधार होता है। डी, उपरोक्त में से ए व बी। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है ये आपको बताना है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एबीसीडी में से मुद्रास्फीति के कारण क्या है। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। मुद्रास्फीति के यहाँ पे कारण देखिए क्या होता है कि जब भी मुद्रास्फीति होता है यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य यहाँ पे गिरता है। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है आपका डी। जितने लोगों ने यहाँ पे डी टिक किया है भाई आप लोगों का आंसर हो गया है सही। 40 नंबर क्वेश्चन 44 का आप सभी लोग मिलान कर लीजिए। 44 का आंसर आपका है डी है। चलिए तो यहाँ पर आज का सत्र समाप्त होता है। हमने यहाँ पर आज 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आप बताइए यहाँ पर सभी लोग सबमिट करिए किसने आज यहाँ पर कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, कितने आपके राइट हुए हैं, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं और कितने आपने स्किप कर दिए हैं क्वेश्चन को। तो 44 क्वेश्चन में किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा सभी लोग यहाँ पर बच्चों सबमिट करेंगे। परफॉर्मेंस सबका यहाँ पर रिपोर्ट कैसा रहा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, यदि आपकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है एक बार, ताकि यहाँ पर आपको बेहतर एक प्रिपरेशन हो सके और आप यहाँ पर एक अच्छी पकड़ बना सकें। इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लगातार चर्चा का विषय रहता है। शेयर बाजार और बैंकिंग व्यवस्था में लगातार हो रहे परिवर्तन, उतार चढ़ाव की स्थितियों के कारण भी और लगातार ये और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है MBFI को, ताकि यहाँ पर आपकी तैयारी अच्छी रहे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखेंगे। बाकी बच्चों यहाँ पर इस PDF के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेंद्र सर, यहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी प्रकार की PDF नोट्स, कंटेंट, अन्य जो प्रकार की जो घोषणाएं, वीडियो आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यूपी प्रेप विथ रावेंद्र सर इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ अभी तुरंत ज्वाइन करेंगे। अगर आप नए हैं, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो फिर आप कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कंटेंट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप टेलीग्राम पे मुझे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड PDF इत्यादि मिलेंगी। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर इसको कंटेंट वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं।
कल मिलेंगे आपको सेम टाइम पे यहाँ पर बाकी सारी चीजों को डिस्कस करते हुए अगले टॉपिक को लेकर, जो कि आपको ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। कल के लेक्चर्स में हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इस टॉपिक को जैसे है रिवीजन कर लीजिएगा, और जो कल का टारगेट है उसको भी आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और बाकी अदर क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।